हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने डाई नाइट्रोजन के बारे में बात की थी। वी स्टडीड अबाउट प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ओके, तो आज हम एमोनिया के बारे में बात करने वाला हैं। एमोनिया की प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो एमोनिया जनरली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, इट इज़ स्लाइटली प्रेजेंट इन एयर एंड सॉइल। वो प्रेजेंट होता है एयर और सॉइल में थोड़ा सा, बिकॉज वी यूजेस यूरिया विच इज NH2CO NH2 in agriculture स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है चर फील्ड्स। ओके, जैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर जो यूज़ करते हैं एमोनिया का, सॉरी यूरिया का, NH2CO NH2, ठीक है, उससे क्या होता है कि एमोनिया जो बनता है वो क्या सॉइल में थोड़ा सा होता है, इवन एयर के अंदर भी होता है। ठीक है, तो वहाँ से भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट। ओके, देन तो थोड़ा सा इसको यूज़ करते हैं अमोनिया को। अगर यूरिया को यूज़ करें हम NH2CO NH2 विच इज़ यूरिया, रिएक्शन with H2O of 2 molecules, ये वाटर है, which forms 2NH3 plus H2O and CO2। ये गैस में निकल जाएगा और ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा, which is of very important for growth of plants। क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि नेसेसरी है हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। क्यों? बिकॉज लिविंग बॉडीज फॉर्म बाय प्रोटीन्स विच इज एमिनो एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स मेड फ्रॉम एमोनिया। ओके, यूरिया क्या है? तो यूरिया के लिए तो आपको मालूम है, ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल्स की बॉडी हो या बर्ड्स की बॉडी के अंदर यूरिया पाया ही जाता है। उसके आप अब बोल सकते हो कि जो हम क्या टॉयलेट जो करते हैं, ठीक है, उसके अंदर यूरिया की स्मेल आती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, एमोनिया की स्मेल आती ही आती है यहाँ पे। इतना क्लियर समझ में आया कि कैसे हम पहली जो मेथड है उससे एमोनिया ऑब्टेन कर सकते हैं। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो स्मॉल स्केल पे है। वी ऑब्टेन NH3 ऑन अ स्मॉल स्केल बाय, यहां पे मैं लिख लेता हूं, NH4Cl विच इज ammonium chloride reacts with calcium hydroxide which is slaked lime. You can call slaked lime or calcium hydroxide. Okay, when it reacts it gives 2 moles of NH3, 2 moles of H2O and 1 mole of CaCl2। ओके, यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा तो ही बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, Cl2। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर NH3 एमोनिया हमको मिलेगा। सेकेंड रिएक्शन की बात करूँ विच इज़ ऑफ एमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस
SO4 प्लस यहाँ पे कॉस्टिक सोडा लिखा होगा विच इज NaOH 2 NaOH, यहाँ पे कॉस्टिक सोडा में लिखता हूँ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। When it proceeds, we obtain 2 moles of NH3, 2 moles of H2O and Na2SO4। ओके, ये हमको मिलेगा। इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। अगर इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NH4Cl, ठीक है, प्लस 2 NaOH, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 NH3 मिलेगा, 2 H2O मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी ये निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एक ही N है ना, NH3 मिल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, H2O में आ जाएगा, तो ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये मेथड थी जिसे स्मॉल स्केल पे हम एमोनिया बना सकते हैं। ये इसको थर्ड ले लेता हूँ मैं, NCERT में नहीं है लेकिन ये भी रिएक्शन होती है। ठीक है, इतना नोट करो। फिर हम जो मेनली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसे हेबर प्रोसेस बोलते हैं उस पर हम चलते हैं कि कैसे हेबर प्रोसेस को यूज़ करते हैं एमोनिया को बनाने के लिए। ठीक है, नोट करो। चलो अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब ये जो प्रोसेस जो मैंने अभी बताई है वो सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो स्मॉल स्केल पे होती है, बट इंडस्ट्रियल लेवल की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि वो कन्वीनियंटली होती है, मतलब कि उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है और ज़्यादा अमाउंट में एमोनिया मिलता है। ठीक है, जैसे हमने वो देखा था ना चैप्टर नंबर 6 के अंदर, और किसे बोलते हैं। ठीक है, और मिनरल तो सबको बोलते हैं, लेकिन और किसे बोलते हैं, जिस मिनरल में से हम कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली अच्छी तरीके से अच्छा अमाउंट में मेटल निकाल सके उसे और बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल लेवल प्रोसेस है जिसे हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इंडस्ट्रियल लेवल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये जो है वो प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, यू ऑल नो, N2 reacts with 3 moles of H2 which gives 2 moles of NH3 gas। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है मैंने आगे बोला था ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। मैंने आगे बोला था कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, वो हम आगे भी पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर 11th में। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम है कि इक्विलिब्रियम के अगर इक्विलिब्रियम होगा, हाँ एक दूसरी बात, इसकी जो एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। ये 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाने के लिए अराउंड 92.2 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकलेगी। ठीक है, ये 2 के लिए है। ठीक है, अगर एक की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, 46.1 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। लेकिन हमको इसकी ज़रूरत है ना, आपकी NCERT में ये लिखा हुआ है कि एक के लिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 मोल्स है तो ये डबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से देख सकते हो कि पहली चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो सिस्टम में से बाहर निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ऐसा होता है। सेकंड चीज जो हमको मालूम है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या होगा, वी अप्लाइंग ले
चेटलियर्स प्रिंसिपल, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल की पे हो रही है तो जितना ज़्यादा एमोनिया मिलेगा उतना अच्छा है। तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ले चेटलियर्स प्रिंसिपल जो है हमने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा, वो इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। ले चेटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कुछ मानो कि यहाँ पे N2 और यहाँ पे ये H2 है, ठीक है, N2 का 1 मोल है, इसका कितना है 1 मोल है। 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। अगर रिएक्टेंट की साइड में अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं, यानी कि नाइट्रोजन बढ़ा दूंगा या फिर हाइड्रोजन बढ़ा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड के मतलब कि फॉरवर्ड साइड पे क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ चेंज हो जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन में आ जाएगी। जैसे ही इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम एक बार अटेंड हो गया, उसके बाद अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, रिएक्टेंट की साइड करेंगे, तो क्या होगा कि वापस से इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। तो वापस से क्या होगा कि बैलेंस होने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आगे जाएगी और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो मैंने आगे समझाया हुआ कि अगर मान लो कि यहाँ पे आप जो खेलते हो छोटे बच्चे, यहाँ पे 50 kg है और यहाँ पे भी 50 kg है, तो बैलेंस है। लेकिन मान लो कि मैं यहाँ पे 150 kg कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, 150 kg मतलब कि कितना बढ़ा दिया, 100 kg बढ़ा दिया। तो रिएक्शन क्या होगी, ये जो है ऐसे जाओगे तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन और ऐसे जाओगे तो फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो अब बैलेंस है तो नहीं है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, टूट गया। तो इक्विलिब्रियम वापस से क्या होगा, अटेन होगा। तो अटेन करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, यहाँ पे 150 kg है तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो वापस से ये हो जाएगा, यहाँ से -50 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और ये 50 यहाँ पे ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100। तो अब वापस से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गए। कंसंट्रेशन चेंज हो गया लेकिन इक्विलिब्रियम वापस से अटेन हो गया। ठीक है, अगर मैं वैसे ही यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये ले चेटलियर्स प्रिंसिपल है कि एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर रिएक्टेंट आप चेंज करोगे, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। इवन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर की, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ले चेटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर बेटर रिजल्ट्स, हमको क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट्स चाहिए। सो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जानी ही चाहिए। ठीक है, वी नीड लोअर टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन। ये देखा गया है कि 700 केल्विन का टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी। एंड हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर और 200 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर, प्रेशर लिखा हुआ है ना, इज नीडेड। जब हमने ले चेटलियर्स प्रिंसिपल उसको अप्लाई किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन के अंदर से हीट निकल रही है। अब सीधी सी बात है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही है तो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कि टेम्परेचर कम चाहिए उसको। अगर उसमें हम अगर टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकल रही है तो उसको लो टेम्परेचर पे ही हमें करना पड़ेगा। जैसे ही क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी और उसका प्रेशर भी ज्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर इतना रखा हुआ है ज्यादा और टेम्परेचर 700 केल्विन का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज, वी नीड टू यूज कैटलिस्ट एज Fe और Fe2O3 with promoter which is K2O
एंड Al2O3, K2O एंड Al2O3 जो है वो हमको प्रमोटर भी चाहिए, ठीक है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम एट हायर लेवल। हमको क्या, ये प्रमोटर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को हाई परसेंटेज पे ले जाते हैं, इसीलिए हमको ये प्रमोटर भी चाहिए। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। ले चैटलिस प्रिंसिपल क्यों इस पे अप्लाई हुआ, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होता है, इसलिए। ठीक है, समझ में आया, इतना नोट करो। चलो क्लियर। अब यहां पे थोड़ा डायग्राम यहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम हम देख लेते हैं। हेबर प्रोसेस का डायग्राम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि दो अलग अलग लाइन से हमको क्या करना है, भेजना है। आपकी NCERT में भी है, इसको यहाँ पे कंबाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम कंबाइन कर देंगे, फिर यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे हम कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस। ठीक है, हियर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेसर रखेंगे, कंप्रेसर रखेंगे। देन यहाँ से हम कहाँ पे ले जाएंगे, जहाँ पे रिएक्शन होगी वहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कैटलिस्ट विच इज Fe2O3 यूज होगा विथ प्रमोटर K2O प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगी, मेन रिएक्शन यहाँ पे होगी। उसके बाद क्या होगा, इसको एक चेंबर में ले जाएंगे जहाँ पे अभी NH3 बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के अंदर सॉल्यूबल, बहुत हाईली सॉल्यूबल है NH3, तो यहाँ पे वाटर के अंदर लिक्विफाइड करेंगे, लिक्विफाइड NH3। लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कुछ वापस से भी N2 और H2 जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो N2 और H2 हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे, जैसे जैसे समझाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या है कि हम डालेंगे N2 गैस और यहाँ से डालेंगे हम H2 गैस। ठीक है, N2 गैस डालेंगे, H2 गैस डालेंगे। कौन से रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। देखो 1:3 का रेशियो है ना, 1 मोल 3 मोल्स, तो 1:3 के रेशियो में हम यहाँ से गैस डालेंगे N2 और यहाँ से गैस डालेंगे H2। तो यहाँ से यहाँ पे पहले क्या जाएगी, N2 और ये जो H2 गैस है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। कितने एटमॉस्फेयर पे, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होगी, कंप्रेस होएगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेशर है यहाँ पे। वापस से ये क्या होगी, कंप्रेस होके सीधे कहाँ जाएगी, इस चेंबर में जाएगी। एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3 एंड प्रमोटर K2O एंड Al2O3। अब यहाँ पे रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे जो बनेगी वो क्या होगी, NH3 गैस होगी। यहाँ पे NH3 गैस बन जाएगी और यहाँ पे लिक्विफाइड हो जाएगी वाटर के अंदर। बट अगेन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ N2 और H2 जो है वो यहाँ पे बचेंगे। तो इसको वापस से हमको क्या करना है, क्योंकि इकोनॉमिकली हमको क्या खर्चा ज्यादा नहीं करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसके अंदर वापस से, सॉरी इसके अंदर नहीं, इतना बड़ा चेंबर लाना नहीं है, सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच कर देंगे और इसको खींचेंगे। कैसे, गैस है तो गैस को हम कैसे खींचेंगे, विथ यूजिंग पंप। पंप से हम इनको खींचेंगे और सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वापस से जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वहाँ पे क्या करेंगे, भेज देंगे। तो वापस से वो रिएक्ट होके वापस से यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक ग्राफ है, डायग्राम है NH3 बनाने के लिए हेबल्स प्रोसेस का। यहाँ से दोनों गैस डाली,
कंप्रेस हुआ 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, या फिर पास्कल में आप 200 इंटू 10⁵ कर दो। फिर यहां से यहां पे रिएक्शन हुई, अगर अराउंड 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए मिनिमम, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे रिएक्शन होने के बाद सीधा लिक्विफाइड हो जाएगा NH3। देन अगर जो भी बाकी रहेगा N2H2 वो वापस से यहाँ पे पंप के द्वारा खींच के वापस से यहाँ पे लेके आना होगा उसको, ठीक है, वही रिएक्शन वापस से हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आया? ये एक डायग्राम है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही इजी है, ठीक है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो अब यहां पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज ही बोल दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ही बोल दो, दोनों अलग अलग क्यों करना, साथ में ही कर देते हैं। NH3 प्रॉपर्टीज या अमोनिया प्रॉपर्टीज बोल दो, वो भी चलेगा। फर्स्ट है, इट इज अ कलरलेस गैस विथ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। घर पे फिश टैंक हो, ठीक है, तो आपको अगर आप वाटर सर्कुलेट मतलब कि पानी नहीं बदलोगे फिश टैंक के अंदर, तो आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एमोनिया की स्मेल है, बिकॉज ऑफ ये जो मछली जो है वो अंदर रहती है, वो पॉटी करती है ना पानी के अंदर, तो इसीलिए। या फिर आप पब्लिक टॉयलेट के जाओगे तो भी जो स्मेल आती है वो एमोनिया की होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है वो पंजेंट स्मेल है, सीधी सी पता ही चल जाती है, ठीक है। सेकेंड की मैं बात करूं, इट हैज़ a molecular weight of 17 U या फिर AMU भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। 70 कैसे आया, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 70, ठीक है। इट हैज लोअर मोलिकुलर वेट, इसके पास लोअर मोलिकुलर वेट है 17 का, बट it has higher melting point and boiling point। उसके पास लोअर मोलिकुलर वेट है। अभी सीधी सी बात है, अगर लोअर मोलिकुलर वेट होगा तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन इसके पास है। क्यों? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 298.7 केल्विन है, और फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो 198.4 केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों? बिकॉज अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ NH3 यहाँ पे देखो आप, तो एक लोन पेयर है, मैंने ये चीज़ तो पहले ही बताई हुई। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, ये बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो लेंथ है बॉन्ड की वो 101.7 पिकोमीटर जितनी है। यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल वो कितना होगा, 107.8 डिग्री का एंगल है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यू ऑल नो, ये भी आगे बोल चुका हूँ मैं। इवन इसकी जो जियोमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ये भी बोल चुका हूं। तो क्यों ये जो है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज NH3, याद करो मैंने बोला था NH3 फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, बॉन्ड्स विच इज स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल्स बॉन्ड, वैंडरवाल बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। H बॉन्डिंग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स इट इज वन टाइप, या फिर वैंडरवाल्स फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वैंडरवाल फोर्स
इट इज वन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है कि कोई भी मैटर हो तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं उसके अंदर कोई भी मैटर है उसके अंदर एटम्स के अंदर या फिर मोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है वो डिसाइड करता है कि उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि इस पे, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब आपका 11th केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वो वैन डर वाल्स रेडियस का मतलब है कि ऐसी कुछ ना कुछ वैन डर वाल बॉन्ड होगा, उससे ही हम रेडियस को मापते हैं ना, मेजर करते हैं। तो वो किस में देखी गई थी, नोबल गैसेस में देखी गई थी, इनर्ट गैसेस में देखी गई थी, ठीक है। तो वैसे ही वो इनर्ट गैसेस तो किसी के साथ कुछ करते नहीं है, रिएक्ट करते नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ही होता है। जब उसके दो एटम को बाजू में लाओगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, मतलब कि वो क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच बॉन्ड जो है वो एक तरीके के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। और उसी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसी वजह से इसको तोड़ना, मतलब कि ये एच बॉन्डिंग बना के ही क्या होता है, कोई सॉलिड फॉर्म या ये मतलब कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, जैसे कि वाटर में होता है। इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। समझ में आया, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो यहां पे मैं ये पॉइंट लिख लेता हूं, ये पॉइंट साइड में लिख लेना। NH3 exist as solid and liquid via H bonding। H bonding से ही क्या होता है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। और H बॉन्ड क्या है, वन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन कैसा, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। चलो कैसे, यहां पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, यहां पे ऐसे बता दो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, ये H बॉन्ड है, वापस से यहां पे ये से बता दो, ठीक है। ये ऐसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो। आपने 11th में ऐसा देखा था, HF में, फिर HF में, फिर HF में। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और यहां पे नाइट्रोजन भी थर्ड मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अब 5th की मैं बात करूं, NH3 इज हाईली soluble in water because it forms H bonds like water। वो क्या करता है, वाटर की तरह ही H बॉन्ड बनाता है, तो हाईली सोल्यूबल है, ठीक है। इसीलिए वो लिक्विफाइड किया ना NH3 हमने हेबर्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, NH3 reacts with H2O which forms NH4 plus OH minus ion which is slightly basic। क्योंकि यहां पे OH माइनस है तो ये क्या होगा, बेसिक होगा ना, ये क्या होगा, बेसिक ही होगा। देखो यहां पे NH4OH आप सीधे लिख लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा, तो ये भी NH4 प्लस और OH माइनस ही होगा ना इसमें। ओके, क्लियर। तो यहां पे दूसरा पॉइंट में लिख लेता हूं, नंबर 6, ठीक है। ये पॉइंट नहीं होगा, ये तो इसके यही बता रहा हूं मैं। यहां पे स्लाइटली बेसिक हो बिकॉज ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। OH माइनस क्या बताया, बेसिक बताता है, ठीक है, बेसिक आयन है ना, इसलिए। NH3 रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ये क्या बनाएगा, सॉल्ट्स बनाएगा। NH3 की रिएक्शन अगर मान लो कि मैं HCl से करवा दूं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, NH4Cl बन जाएगा विच इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्या है ये, सॉलिड है, सॉरी सॉल्ट है, सॉल्ट, एमोनियम क्लोराइड लिख नहीं रहा हूं यहां पे, लेकिन ये क्या है, सॉल्ट है। या फिर यहां पे मैं रिएक्शन करवा दूं
H2SO4 से, ठीक है, ये क्या बन रहा है, बनाएगा NH4 ट्वाइस SO4, ये 2NH3 है तो दोनों यहाँ पे डाल दो तो 2NH4 हो जाएंगे, तो NH4 ट्वाइस SO4, क्योंकि ये SO4 क्या है, सल्फेट आयन है, यहाँ पे ये क्या बन गया, एमोनियम सल्फेट आयन, ये भी क्या है, एक सॉल्ट ही है, आयन नहीं होगा सॉल्ट होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। और दूसरी मैं बात करूं, यहाँ पे नंबर 7, यहाँ पे 7 नंबर लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ इट हैज अ लोन पेयर, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाली, ये बॉन्ड बना sp sp, ये sp sp, ये sp sp, ये sp वाला बॉन्ड, ठीक है, देख लेना sp है ना, तो मेरा लोचा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो, sp3 हो, सॉरी sp3 होगा, सॉरी, वो तो NN के बीच जो होता है वो sp होता है, चलो, बिकॉज ऑफ इट हैज अ लोन पेयर, इट एक्ट्स लाइक लेविस बेस, क्या होगा, लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा, मतलब कि क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species like BH3 or BF3 and coordinate bonds with D block elements, सम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखो तो अच्छा होगा, सम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, दिख रहा है ना वीडियो के अंदर, ओके, यहां पे मैं एक बार रीड कर देता हूं या फिर पता नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ इट हैज अ लोन पेयर, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है, इट एक्ट्स लाइक लेविस बेस, वो तो आगे बोला है कि जो डोनेट करेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस, एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लाइक BH3 एंड BF3। अब आपको मालूम है कि BH3, ये BH3 जो है और BF3, आपने बोरॉन फैमिली जब पी ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ था तो आपको मालूम कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी ये पूरा बताने वाला नहीं हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, बोरॉन का आप देख लो, BH3 का आप लेविस स्ट्रक्चर देख लो, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, ठीक है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड है तो इसकी ऑक्टेट नहीं है, इसकी सिर्फ 2, 4 और 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो भी ये एग्जिस्ट करता है। BF3 में भी सेम ही है, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्टेट रूल जो है वो यहाँ पे टूट गया था, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस का जो ऑक्टेट रूल था वो यहाँ पे टूट गया था, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बोलते हैं अगर, हाँ, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हो, जैसे कि मीथेन, वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशी बोलते हैं, 11th में पढ़ा हुआ है आपने। और ऐसे स्पीशी जिसके पास ज्यादातर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि NH3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ी हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। क्या है, रिच मतलब कि पैसे वाला, तो इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ऐसे भिखारियों को देके, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ, और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसे, तो मैं यहां पे इसकी रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, अभी पूरा साफ नहीं करूंगा मैं, इसकी रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं। BF3 की रिएक्शन हो रही है NH3 के साथ, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, BF3 ऐसे ही रहेगा, ये NH3 बन जाएगा, ठीक है। ये एरो क्या बताता है,
ये क्या बताता है कि ये इन दोनों के बीच जो ये जो बना हुआ है बॉन्ड वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपनी पैर दी हुई है इसको, ठीक है। अगर ऐसे में बात करूं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जैसे कि कॉपर, उसके साथ भी रिएक्शन करेगा, CuCl2 की रिएक्शन होगी NH3 के साथ, 4NH3 यहां पे होगा। तो यहां पे क्या होगा, Cu को मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, ये NH3 इसको पैर देगा, ये NH3 इसको पैर देगा, ये NH3 इसको पैर देगा, इवन ये NH3 भी इसको पैर देगा, और ये जो है वो Cl2 बाहर ऐसा लिखा होगा। या फिर अगर यहाँ पे हम Cl2 ना लिखे, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे Cl2 ना लिखूं, Cu2 प्लस यहाँ पे लिखूं, तो यहाँ पे 2 प्लस लिखा होगा, ठीक है। और ये कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। क्या होगा, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, क्योंकि 11th में ये भी पढ़ा होगा, अगर आपको मालूम हुआ कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इतना। तो ये दो चीज जो है वो यहां पे मैंने लिख दी है। ये जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। तो ये नोट डाउन करो यहां पे। हाँ चलो ये क्लियर कर दो, उसके बाद यूजेस देख लेते हैं। चलो यहां पे यूज देख लेते हैं। फर्स्ट इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 एंड Na2CO3, इसके अंदर यूज होता है, ओके, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। देन इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम नाइट्रेट ETC, ठीक है। एमोनियम नाइट्रेट ही है ना, एक बार देख लेता हूँ, एमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट, ठीक है। एक एमोनियम सल्फेट भी है, यहाँ पे लिख लो, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट ETC etc. Okay, now third one is it is used in manufacture of rayon. रेयन को बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज होता है। 1 2 3 4 और ये पांचवा लास्ट, इट इज यूज्ड एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये 5 हो गए, क्लियर, ओके। हाँ, एक नाइट्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्राइड्स भी बनाता है, लाइक N2H4 और HN3, ये है हाइड्रेजोइक एसिड और ये है हाइड्रेजिन। ये तो शायद मैंने बताया हुआ है, लेकिन वापस से बता देता हूँ, हाइड्रेजिन और हाइड्रेजोइक एसिड, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा एमोनिया वाला फंडा खत्म, क्लियर, ठीक है। उसके बाद के टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे।